आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, केवल इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि भले ही ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं थी, लेकिन ये एक उंगली भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर आप ये सोचते हैं कि ए डॉक्टर कैन डू एवरीथिंग, ही इज नथिंग। ये डॉक्टर तो ये था ना, रोक लेता इसे छूटने से, नहीं रोक पाया। लेकिन जब ये पांचों इस तरह से एक स्कोप में आए, यहां से इस तरीके से, आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, माई सेल्फ भरत माली। आप लोगों के आसिन ब्लॉक में पिछले 2.5 साल से मैं कार्यरत हूं एज ए टीचर। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, और आप लोगों ने, अगर किसी ने सुना हो, नेगलिया नाम से एक गांव है, है ना, वहां उसके पास में एक जगह पड़ती है मोहरा का खेड़ा, एक छोटा सा गांव है। मैं वहां के बच्चों को इस वक्त इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ओके, सो रूरल एरिया, उसके अंदर किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस को हम किस तरीके से ओवरकम करके उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। और लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैंने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसे आप सब लोग समाज कल्याण विभाग के नाम से जानते हैं, वहां मैंने काम किया है एज ए सोशल एक्टिविस्ट। मैं 2012-13 से काम कर रहा हूं, और जेंडर सेंसिटिविटी, डिसेबिलिटी और स्टडीज स्पेशली मेरे फोकस में रहे हैं। वर्तमान में जो RSCERT और NCERT की बुक्स आप लोग देखते हैं, इनके साथ मैं राइटअप्स पे काम कर रहा हूँ, राइटिंग्स पे काम कर रहा हूँ। बुक्स लिखना हो गया, मॉड्यूल्स लिखना हो गया, ट्रेनिंग कंटेंट डिजाइन करना हो गया, ये सारे मेरे पास में काम रहते हैं। और मेरी हॉबीज हैं, थोड़ा बहुत गाता भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, एक लेखक हूँ, और कभी कभी जब मन हो जाता है तो कविताएं भी करता हूँ एज ए पोइट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता अभी यहाँ कोई जरूरत है। हम लोग क्योंकि यहाँ एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने की जगह एक दूसरे के दोस्त बनने के लिए आए हैं, करेक्ट है? सो आप सभी लोग अभी या तो 12th कर रहे हैं, या आप लोग का 12th चल रहा है ना, या कुछ लोगों का हो भी चुका है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th की जो खाई है उसे पार करके ग्रेजुएशन तक का सफर भी पूरा कर लिया है ना। सो जैसा अभी विकास ने कहा कि हमारे पास आगे क्या स्कोप है, इसके बारे में हम डिस्कस करें, राइट? तो इस सवाल के ऊपर डिस्कशन करने का सबसे पहले तो ये समझिए कि वक्त कौन सा सही होता है। क्या शुरुआत कर देने के बाद इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए? आप ट्रेन में चढ़ने के बाद सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है? कब सोचते हैं? पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले, है ना? अगर किसी को रिजर्वेशन का शौक है तो वो तो फिर रिजर्वेशन तो ऐसे ट्रेन में नहीं होता है ना, टीटी आता है, डंडे मारता है, फाइन लगाता है ना, वैसा कुछ होता है। तो किसी भी सफर पे निकलने से पहले हमारे पास उसके क्या स्कोप है, क्या एम है, हमारा टारगेट क्या है, ये डिसाइड करना होता है हमें उस सफर पर रवाना होने से पहले। मंजिल का अगर आपको नहीं पता है, आप अगर सीधे निकल पड़े हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कारण आपने जो सफर करने का डिसीजन लिया वो आपका खुद का है ही नहीं। अगर आपको मंजिल का नहीं पता है, इट मींस आपने जो सफर चुना है वो आपका खुद का नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता ही नहीं कहां जाना है ना। दिस इज समथिंग लाइक ए किडनैपिंग। आपने किसी की आंखें बंद की, उसे उठाया, गाड़ी में डाल दिया और है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किया है 12th में, यस सर।
आप में से कौन बताना चाहेगा क्यों सेलेक्ट किया? ऐसे ही किडनैप हो? किडनैप है ऑब्वियस। तो किसी ने कुछ एम लिया हो किसी कारण से, कोई है ऐसा? एनीवन? कोई नहीं? आप बताएं इधर से, आप कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैथ्स, साइंस मैथ्स है। बताएं क्यों लिया आपने? एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए और एक मतलब मैं टीचर हूँ, मेरा फ्यूचर क्या अंधकार में है? अच्छा फ्यूचर मीन्स क्या? जो अपना गोल होता है उसे अचीव करने। व्हाट इज योर गोल? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। डिफेंस। डिफेंस। फिर फौज की तैयारी क्यों नहीं कर रही? इससे एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन जा सकती इसका। ऑफिसर है। अच्छा, व्हाट इज योर एज? अभी 16.5। 16.5। अच्छा, हाँ, और कोई इधर फ्रंट रो से? आप में कौन सा सब्जेक्ट है आपका? एग्रीकल्चर। क्यों लिया? सर आसपास खेत देखती थी इसीलिए। आप जहाँ मोहरा में पढ़ाते हो उससे उधर से एक दिन मेरी गाड़ी गुजर रही थी, मैंने चारों तरफ लहलाते हुए खेत देखे, उनमें छोर देखे, कांटे देखे, बबूल देखे, तो मेरा मन कर गया कि मैं इन्हीं के बीच खेलूंगी कूदूंगी। ऐसा कुछ? जब भी आप एक काम करते हैं तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाई आई एम डूइंग दिस? खाना खा रहे हो क्यों? एनर्जी चाहिए। आपको पता है, मींस आपको ये भी पता है कि जब भी एनर्जी कम होगी हमें उसे बूस्ट करना है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। यू नो दैट। ये तो आपने अगर अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी और चीज से एनर्जी मिलने लगे तो आप खाना खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। कई बार लोगों को कहते सुना है ना, यार ये मोबाइल की तरह हमारा भी कोई चार्जिंग सिस्टम क्यों नहीं होता है ना, कि खट से चार्ज हो जाए। अगर आपके पास एम नहीं है तो आप सफर में मत चलिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। बस पापा ने कह दिया बेटा कॉमर्स लेना चाहिए, मम्मा ने कहा था कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए, मम्मा को भी नहीं पता है कि साइंस क्यों लेना चाहिए। Either you would like to be an astronaut, एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉमी करनी है। सर मैंने तो कक्षा 6 के अंदर कल्पना चावला का पाठ पढ़ा था, उसी टाइम से तय कर लिया था कि मैं साइंस लूंगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कल्पना चावला का पाठ पढ़ के आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है। आपने सिर्फ कहानी सुनी और आपने डिसाइड कर लिया मुझे साइंस लेना है। आप साइंस मैथ्स वालों से जब ये पूछ रहे हैं कि आपका गोल क्या है, तो ही इज नॉट एबल टू डिफाइन मेरा गोल क्या है, मैंने क्यों साइंस लिया। कुछ लोगों को मैंने ऐसा करते भी देखा है, 10th के अंदर बने थे 58-59%, घर वालों ने थोड़ा कहा अरे बेटा 2-4-5 नंबर आ जाता तो तू फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता, कोई बात को ना, आपने तो साइंस ले ले, मार छोड़ो तो होशियार है। उसको गोल का पता नहीं है, उसको नहीं पता कि साइंस के अंदर आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना। उसे जियोलॉजी और बायोलॉजी का फर्क नहीं पता है ना, लेकिन उसने साइंस ले लिया। अक्सर हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि या तो दूसरों की महत्वाकांक्षा को पूरे करने के लिए होते हैं या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस के आधार पर निर्धारित होते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपका नुकसान है। नुकसान कैसे है? मैं निकला यहां से किसी एक ट्रैवलिंग पर, मान लो दिल्ली जा रहा हूं मैं,
व्हाट आई डिड कि मैंने सिंपल सा एक कपड़ा लिया, कपड़ों का बैग लेकर के मैं निकल गया और मुझे वहां लगी ठंड, है ना। दिल्ली को छोड़ते हैं, अपन चलते हैं वैष्णो देवी, है ना, एक स्पिरिचुअल प्लेस। मैं वहां पर गया दिसंबर जनवरी के महीने में और ऐसे बिल्कुल केवल ये ब्लेजर उठाया और निकल पड़ा और वो मुसाफिर हूँ यार, ना घर है ना ठिकाना, उस टाइप में करके निकल गया, है ना। अब वहां जाते ही कबूतर बन गए, क्योंकि इसमें ठंड नहीं रुकेगी, ऑब्वियस है। मैं लौटा और आपको कहा अरे यार वैष्णो देवी में बहुत ठंड पड़ती है, आप लोग जब भी जाओ तो ऐसा करना स्वेटर वगैरह लेकर जाना, राइट। अब आपने डिसाइड किया जाने का मई में, आपने उठाया एक बैग पूरा भर के, स्वेटर घुसाए, शॉल घुसाई, कंबल तक घुसा लिया। एक दो के पास में तो वो वेलवेट वाली वो आती ना मखमल टाइप की, वो बड़ी सारी थी, अलग से एक बैग बना लिया। आप वहां गए, कुछ यूज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जितनी हमारे यहाँ अभी ठंड है आज के दिन, हमारे यहाँ जैसा एनवायरनमेंट है वहां वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। तुम कपड़े खोल के फेंकोगे, पहाड़ी चढ़ रहे हैं, अरे सर ये क्या कह दिया था, आप तो कह रहे थे स्वेटर लेके जाना, हमें तो वहां पर शर्ट भी भारी लग रहा था, कहोगे ना वाई? हमने उसके एक्सपीरियंस पे काम किया। आपने मेरे एक्सपीरियंस को सुना लेकिन अपना लॉजिक नहीं लगाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर किसी के एक्सपीरियंसेस सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। समझ पा रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप आपका डिसीजन जो ले रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अगर ये कहता हूं कि जो भी अभी साइंस बायोलॉजी पढ़ रहा है भाई जाकर के बीडीएस कर ले, क्यों करना है इसका मेरे को भी जवाब नहीं पता। मैंने किसी को कह दिया कोटा जाकर के नीट की तैयारी करने लग जाओ, क्यों करनी है उसका नहीं पता। जब हम इस तरीके से विदाउट अ गोल अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उसका अंत पता है क्या होता है? कैन यू गेस? ऐसे घूमते रहोगे, यहां से शुरू करोगे, यूं घूमोगे, वापस इधर घूम के आ जाओ, कुछ नहीं मिल रहा। फिर लास्ट में क्या होगा? 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे मिलोगे आपके पिताजी की दुकान पे, ओ सर पचे पापा को धंधो बढ़िया चालू है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गोल डिसाइड कीजिए, केवल गोल शब्द को मत पकड़िए। गोल इन द सेंस व्हाट इज योर गोल। फ्यूचर ब्राइट होगा वो खेती करके भी होता है। अगर आप आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती करते हैं तो आप सालाना 5, 7, 8, 9, 10 लाख तक का टर्नओवर भी उठाते हैं। और ये मैं गप नहीं मार रहा, यू ऑल हैव सीन दिस टाइप ऑफ न्यूज इन न्यूज़पेपर्स, देखा है? एग्रीकल्चर देखा है ना? तो खेती करने वाला भी अच्छा खासा टर्नओवर उठा रहा है। देन व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज कि हम अपने आप दिमाग को इतना लगा रहे हैं और साइंस ले रहे हैं और उसके बाद में रात भर जाग करके स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है। उसका हमारे पास जवाब होना चाहिए। सर अगर मैंने साइंस लिया है तो मेरा गोल ये है। और एक और चीज, हवा पे घर नहीं बनने चाहिए। हवा पे घर बनाना समझते हैं? आप गोल वो चुनिए जो आपको ठीक लगे, आपका पोटेंशियल होना चाहिए। एक बच्चा है 1 घंटे भी टिक के सही से नहीं पढ़ पाता, अगर वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, क्या बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? कारण पता है? एस्ट्रोनॉट को 14-15 दिन तक अपने स्पेसशिप के अंदर कस के बैठा दिया जाता है ना? इसकी तो 1 घंटे टांग नहीं टिकती। ये अंतरिक्ष में जाएगा,
जीरो ग्रेविटी में छलांग लगा लेगा, उसके बाद में वापस अपने स्पेस शटल में नहीं आ पाएगा, घूमता रह जाएगा। क्या बन पाएगा ये एस्ट्रोनॉट? नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर इसी बंदे को आप खेल में लगा दोगे तो चांसेस है, देयर आर सम चांसेस। हो सकता है कल को ओलंपिक जीता है ना, हो सकता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कुछ ना कुछ ले आए, है ना। इस बंदे को आप मैनेजमेंट के काम में लगा दो, समथिंग लाइक केटरिंग, लग सकता है कि नहीं लग सकता? कैसे लगेगा? वहां पे घूमने का ही काम होता है भाई, तेरे को टिका नहीं जाता ना, घूम, अरेंजमेंट्स कर, और ए हैंडसम अमाउंट यू कैन अर्न, जिसको आप कहते हो ब्राइट फ्यूचर। आज स्पेसिफिकली हम विवेकानंद जी की जयंती पर बात कर रहे हैं, है ना। He said, जैसा अभी कमला जी ने कहा कि यू शुड बी अटैच्ड विथ माइथोलॉजी, है ना। आपको वेद, उपनिषद, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों कहा? क्या करेगा वो ज्ञान? यू विल गेट ए सॉल्यूशन कि मुझे करना क्या है, मेरा आगे का रास्ता कैसा होगा, मुझे प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग, एक मजे की चीज बताता हूं। एक परिवार था जयपुर में, हस्बैंड आईएएस, जो उनकी वाइफ थी वो बैंक में थी, और ऑब्वियसली आईएएस है और बैंक मैनेजर है तो उनके पास में इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं ना। तो इकोनॉमिकली फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने उनके 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी करवाई, लेकिन कहते हैं ना समय अपने पंख फैलाता है और उड़ता चला जाता है। समय गया, बच्चे बड़े हुए, दोनों बच्चों की शादी हुई, घर में पैसा बहुत हो गया, लेकिन दोनों बच्चे अपनी शादी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जीवन साथी के बिना रहना पड़ा, शादियां टूट गई। व्हाट इज द रीजन? एजुकेटेड तो थे ना। इनफैक्ट आप लोगों से बेहतर एजुकेशन उन लोगों को मिली होगी। ऑब्वियस है, कोई आईएएस अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देगा? उनके लिए ट्यूटर्स भी लगे थे, उनके लिए टीचर्स भी लगे थे, अच्छा स्कूल भी था, अच्छा एनवायरनमेंट भी था, अच्छे पेरेंट्स थे, लेकिन वो खुद अपनी जो सोशल लाइफ थी उसके अंदर अनसक्सेसफुल हो गए दोनों। क्यों? What is the reason? Sentimental relation. Sentimental relation, understanding or compromise or emotionally attached. Okay, बहुत अच्छा जवाब। और सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या होती है? Lack of common sense। एक वीडियो आया था कुछ दिनों पहले जिसमें पति पत्नी दोनों बाजार में गए और पत्नी पूछती है कि पहले आइसक्रीम खाएं या सब्जी ले लें। पति कहता है पहले सब्जी ले लो फिर आइसक्रीम खा लेंगे। पत्नी ने जाकर के सब्जी लेना शुरू किया, टमाटर लिए, धनिया लिया, लास्ट में उस सब्जी वाले ने पूछ लिया बहन जी कद्दू भी दे दूं क्या? टमाटर दिए 80 रुपए किलो, कद्दू दिया 20 रुपए का किलो। पत्नी ने लेके पति से पूछा कद्दू खा लोगे क्या? पति ने कहा जो तुम बना दोगे खा लूंगा, मेरी चलती का है, खा लूंगा भाई। उसने कद्दू लिया, सीधा थैली में डाल दिया, नीचे टमाटर थे, क्योंकि टमाटर तो पहले ही खरीद दिए ना, वो पहले नीचे रख दिए, ऊपर कद्दू रख दिया। थैली पकड़ाई हस्बैंड को,
ठीक है मैं आइसक्रीम लेती हूँ, आप इनको पेमेंट करके आना। सब्जी वाले ने मैडम के जाने के बाद में पूछा, भाई साहब ये आपकी जो मिसेज हैं ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी हुई है क्या? पति ने कहा, बड़ा मुस्कुराते हुए उसको ऐसा लगा कि अरे वाह तारीफ हो। हाँ यार बिल्कुल अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा भाई साहब टमाटर नीचे रख दिए, कद्दू ऊपर रख दिया, टमाटरों का तो हो गया होगा अब तक। सर ये लैक ऑफ कॉमन सेंस है। आप ये लैक ऑफ कॉमन, अब इस तरीके की चीज कोई किसी को कैसे सिखाएगा? आपको कौन सिखाता है कि टमाटर नीचे रखना, कद्दू ऊपर रखना, या कद्दू नीचे रखना टमाटर ऊपर रखना? नो वन डिस्कस इट। लेकिन ये हमें कहां से मिलेगा? जब आप अपने आप को आपके रियल एनवायरनमेंट से जोड़ोगे, जब आप पीछे जिन्होंने काम किया है उन्हें सुनोगे। आपको ये नहीं कह रहे कि आप उनके एक्सपीरियंस पे ब्लाइंडली भरोसा करें, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को सुनना जरूरी है। अगर आपको विवेकानंद जी ने ये कहा कि यू शुड बी अटैच्ड विथ योर मिथोलॉजी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के कहा है। क्यों क्यों माने हम उनकी बात? कोई रीजन? हर बात का जवाब है उसमें। हर बात का जवाब। और उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया होगा, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस किया होगा, और उनके एक्सपीरियंस को मानने की वजह वो सक्सेसफुल है, राइट? वो सक्सेसफुल है, दैट्स व्हाई कुछ ना कुछ तो उसमें दम होगा। ऐसे हवा में उड़ता तीर तो नहीं चलाया होगा, और अगर उड़ते तीर ही चलाया तो फिर व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स एट हियर, और क्यों ये युवा दिवस वगैरह क्या क्यों मना रहे हैं? हमारे यहाँ लोकल नेताजी की जन्मदिन को तो हम याद नहीं रखते, और विवेकानंद जी को हम इतना मान रहे हैं क्योंकि उनको उसमें कोई स्कोप दिखा है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, हर जगह आपको एक एडवाइस दी जाती है कि यू शुड रीड गीता वंस। भगवत गीता के कहा जाता है व्हाई? इट गिव यू अ वे टू डू योर वर्क प्रिसाइसली। आपको अपने करियर का रास्ता कैसे तय करना है। साइंस पढ़ते हुए दिमाग में कई सारी चीजें आती है ना? कभी कुछ ऐसे, मुझे तो वो अलजेब्रा आज भी समझ में नहीं आता है ना? लेट मी टेल यू अ इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट मी। मैं 10th 12th सब मैंने कंप्लीट कर दिया, ग्रेजुएशन मेरा लिटरेचर से हो गया, 10th तक मेरे साथ मैथ्स चलती रही, जैसे तैसे करके निकल गई। बाद में मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर बैंकिंग, मुझे बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है। उसका रीजन था मेरे पास, एज यू हैव नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि मेरा विजन नहीं है, आई कैन नॉट सी, आई एम टोटली ब्लाइंड। तो मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर किसी डिपार्टमेंट में पेपर वर्क होगा तो मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं होगा। अगर कहीं पे मिल जाए आई विल श्योरली डू इट, क्योंकि मेरे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, राइट? तो मैंने डिसाइड किया, आज के टाइम में बैंकिंग से ज्यादा डिजिटल तो कुछ भी नहीं है। मैंने डिसाइड किया मुझे बैंकिंग की तरफ जाना है। उस समय मैंने जाकर के एक चीज सीखी थी जो आप लोग 6ठी 7वीं में सीख चुके होंगे या 9वीं 10वीं में सीख चुके होंगे, एंड दैट इज वज्र गुणा। नो अबाउट दैट? इक्वल की इधर वाली चीज इधर चली जाती है ना? मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये किधर से उठा किधर चला गया और क्यों गया।
नालायक को थप्पड़ मार के वहीं बैठाना था ना, आप क्यों भेज रहे हो? सो ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर चीज में परफेक्ट होगा। आप परफेक्ट नहीं हो सकते। ये पांचों उंगलियां बराबर है क्या? अगर मैं इसे खींचूंगा तो क्या होगा? चलिए तो फिर एक एक्सरसाइज कीजिए। अपनी उंगली को ऐसे पकड़िए, खींचो खींचो, इस हाथ से पूरी ताकत लगाना, खींचो ऐसे, खींचो ऐसे, छूट के आ रही है, खींचो पूरी ताकत लगाओ, आ रही है, आ गई। अब ऐसे करो, अब खींचो, लेट्स पुल इट, खींचो पूरी ताकत, जोर लगा के। नहीं आ रही? पेन किलर लानी पड़ेगी। ओहो भाई, एक डॉक्टर बुला के रखा है विकास जी? बुला लेंगे सर। बुला लो बुला लो, कुछ की उंगलियों में फ्रैक्चर हो सकता है ना, क्योंकि अपनी ताकत इधर से ज्यादा लगा दी, इधर तो लगाई नहीं लगाई, ऐसे दबा के, है ना? नहीं सर, बराबर हिस्सा में बांट दिया। बराबर हिस्सा में बांट दिया। हमने क्यों की एक्टिविटी? तो ये तो मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, पहले अपने आप से क्वेश्चन को पूछो। किसी के भी दिमाग में एक क्वेश्चन आया क्या कि हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग दिस? हम ऐसा खींचातानी क्यों कर रहे हैं? इसको बराबर बनाना चाह रहे थे? रियली यू आर डूइंग दिस? तुम साइंस मैथ से स्टूडेंट हो, तो तुम इसे बराबर बना रहे थे, खींचकर रबड़ है क्या ये? हाँ, च्युइंगम है। सर इनसे हो सकता है शायद कुछ सीखने को मिल जाए। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, केवल इतना सा बताना चाह रहा हूं कि भले ही ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं थी, लेकिन ये एक उंगली भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर आप ये सोचते हैं कि a doctor can do everything, he is nothing, ये डॉक्टर तो ये था ना, रोक लेता इसे छूटने से, नहीं रोक पाया। लेकिन जब ये पांचों इस तरह से एक स्कोप में आए, यहां से इस तरीके से, व्हाटएवर, बराबर तो नहीं थी, ये तो सबसे छोटी थी बेचारी टिंगू। अच्छा मजे की बात देखो, आप इसको हटा दो, केवल यूं बना लो, आपसे नहीं रुकेगी, और आप इसको हटा दो, केवल इन दोनों से पकड़ लो, यूं ही आ जाएगी, कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि सब चीजें बराबर, लेकिन हर किसी की अपनी नीड होती है। यूं तो हम कोई भी बबूल के पास नहीं जाना चाहते, है ना? बबूल का पेड़ किसी को अच्छा नहीं लगता, कांटे चुभते हैं, उसके ऊपर फल फूल तो कुछ नहीं आते। लेकिन जब हमें कहीं की सुरक्षा करनी होती है तो तुरंत ये कहते हैं कि बबूल की झाड़ी लाओ, कहते हैं ना? क्यों? क्योंकि कांटे भी काम आते हैं, है ना? फूलों से अगर आप चूल्हा जलाने जाओगे तो नहीं जलेगा, है ना? उसके लिए आपको कांटों की छड़ ही चाहिए, है ना? अपने राजस्थान में बोले तो फाचरे इस्लानी पर है ना? तो अगर आप ये सोचते हैं कि ही इज ए डॉक्टर, इसने साइंस लिया, मैं भी साइंस लूंगा एंड आई विल ऑल्सो बी ए डॉक्टर, आप गलत सोच रहे हैं। हर इंसान अलग अलग चीजों के बारे में एक्सप्लोर कर सकता है, अलग अलग काम कर सकता है। और एक और चीज आपको बता दूं, वी ऑल हैव सम लिमिटेशंस, अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती ही है, होती है। कुछ चीजें हैं जो अनलिमिटेड होती है। कौन सी चीजें? जियो का पैक
666। क्या आप उसके जैसे अनलिमिटेड बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहता है अनलिमिटेड, कि मुझे सब आता हो? चाहते तो हैं हम। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम चाहते हैं, है ना? हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम चाहते हैं, करते कुछ, है ना? काश बस उसके बाद बस ये इतना सा काश कह करके आदमी हजारों ख्यालों में खो जाता है। उस काश के आगे एक घर दिखता है उसे, जिसके कम से कम 8-10 मंजिलें होंगी, फिर एक कार दिखती है, और कुछ कुछ लोगों का तो काश इतना आगे चला जाता है कि सीधा अंबानी के घर भी कब्जा कर बैठता है। थोड़े टाइम बाद में जियो वाला मैसेज करता है, वो कॉल लगाता है ना, आपके प्लान की वैधता समाप्त होने वाली है। अब देखिए भाई जी 666 छा गया, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। नथिंग कैन बी अनलिमिटेड। हर किसी चीज की अपनी लिमिटेशन होती है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब अनलिमिटेड होता है, जियो वालों को देखो 666 का प्लान अनलिमिटेड है, तो मैं उसको कहूंगा बेटा 1.5 GB खत्म होने के बाद में अगर तूने 1 MB की फाइल भी डाउनलोड करके दिखा दी ना, तो मेरा नाम बदल देना। वो तो बूस्टर डोज हो गया, वो तो बूस्टर डोज है ना? पर 666 में तो नहीं हुआ। फिर why you are saying unlimited? इस तरीके का अनलिमिटेड, एन अनलिमिटेड विथ लिमिटेशंस, है ना? एक ऐसी असीमितता जो पूरी तरह से सीमित है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अनलिमिटेड हो जाऊंगा, आई विल डू एवरीथिंग, नहीं। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि यूजुअली हम सभी लोग उठते हैं सुबह सुबह और अपनी टू डू लिस्ट में कुछ टारगेट सेट करते हैं। आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को इतने पार्ट रिवाइज करने हैं, आज मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है ना? ये सब हमने डिसाइड किया। हुआ क्या कि जैसे हमने अपने दिन की शुरुआत की, सफर शुरू हुआ, सफरनामे के अंदर सबसे पहले मम्मा ने सैंडविच बना दिए, पेपर छोड़ा, पेंसिल पेन छोड़ा, तुरंत टूट पड़े उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर जल्दबाजी में टूट पड़े तो आपने सॉस की बोतल गिरा दी। अब माता श्री के भजन भी सुनो और सॉस भी साफ करो, है ना? आपने सॉस साफ किया, अब इतने में सैंडविच तो बच गया। फिर कुछ और खाने के लिए दौड़ पड़े, जितने में एक मित्र ने आकर के आवाज लगा दी, ले चल रहा है क्या फलानी जगह? हाँ ले आया। तुरंत हम भाग लिए। इस तरीके से फ्लो में हमारा पूरा दिन निकल के चला गया। शाम को जब हम अपने कमरे में आए तो हमें वो पंखे के नीचे हमारा जो गोल्स वाला आज के टारगेट्स का पेपर था वो ऐसे मिलता है। व्हाई इट हैपेंस? इसका मतलब है कि पहली चीज तो आपको आपके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। करेक्ट? आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। अगर गाड़ी का कंट्रोल, ब्रेक फेल हो जाए, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? किसी के दांत टूटेंगे, है ना? किसी का सर टूटेगा। इन शॉर्ट LIC बकेगी, राइट? ऐसा ही होगा। तो अगर आप अपने नियंत्रण में नहीं है तो सबसे पहले खुद को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि बाकी सारे स्कोप की बात कहां से आएगी? इससे आएगी। आपको कितने भी स्कोप बता दूं, आप किसी स्कोप को हासिल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपका खुद का कंट्रोल खुद पे नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे मुझे सुनते जाएंगे और
पैरों में जैसे मशीन लगी है। राजस्थान मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं पगा में दिया बढ़ गया, है ना। यानी आपका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। हाउ विल यू मैनेज, कैसे करोगे, नियंत्रण कर ही नहीं पाओगे। और जब आपने कहा कि सब मेरा तो कंट्रोल भी है, मैंने काम भी किया, मैंने गोल्स भी डिसाइड किए थे, लेकिन मेरे फिर भी गोल्स पूरे नहीं हुए, इसका क्या कारण होगा। मैंने गोल भी डिसाइड किया था, आज का टारगेट डिसाइड करने के बाद में मैंने काम भी किया, लेकिन गोल पूरा नहीं हुआ। सही तरीके से किया, सही तरीके से भी किया, और बोलो। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सही तरीके से किया। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से काम ना करे ना, तो वो काम जल्दी पूरा होता है। मैंने ये थोड़ा कहा कि सही से पूरा होता है, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर कोई किसी काम को सही से ना करे तो वो काम जल्दी पूरा होता है। सही से पूरा होता है मैंने नहीं कहा। तो गोल पूरा ना होने की समस्या उसी आदमी के सामने आती है जिसने काम सही से किया होता है। परेशानी ये है कि आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते हो। गेटिंग माय पॉइंट। आपकी अपनी कुछ क्षमताएं हैं, आपकी अपनी शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, और आपकी अपनी लिमिटेशन भी है। किसी परिवार के अंदर इकलौता लड़का है, अब मां को कुछ काम पड़ेगा तो बेटे को तो बता ही नहीं ना। अब अगर वो बेटा ये डिसाइड कर ले कि मुझे साहब 18 घंटे पढ़ना है और 6 घंटे सोना है, भाई 18 घंटे तो आप नहीं पढ़ सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको एक आधा घंटा तो अपने परिवार को देना पड़ेगा। और अगर जैसे तैसे करके आपकी माताजी ने वो आपको 18 घंटे का टाइम दे दिया और आप लगातार पढ़ते भी रह गए, तो फिर आपकी हालत वही होगी, नीचे टमाटर और ऊपर कद्दू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उनका कोई काम नहीं कर रहे हो, आप अपना कॉमन सेंस डेवलप कर रहे हो। अगर आप 18 घंटे में से 1 घंटा दे रहे हो ना, तो आप अपना कॉमन सेंस डेवलप कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप जब पैदा हुए थे तब आपकी माताजी कम से कम 20 से 25 साल की तो हो चुकी थी, हो गई थी ना। इतना कम से कम एक सिनेरियो निकल जाता है एवरेज ले तो 20 से 25 साल की उम्र उन्होंने आपके बिना निकाली, आपके पिताजी और आपके माताजी। तो आप ये मत सोचिए कि यार मेरे को मेरे पापा का काम करना पड़ता है, मेरे को मेरी मम्मी बताती काम करना पड़ता है। भाई साहब आपके काम उन्होंने किए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपना कॉमन सेंस डेवलप कर रहे हो, उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं। सो अपनी सिचुएशन का एनालिसिस लगाओ। किसी ने कह दिया मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूँ, आपने भी कहा यार मुझे 15 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसकी बंदे की सिचुएशन और आपकी सिचुएशन में दिन रात का अंतर है भाई। आप वो बच्चे हो जो पहले 3 घंटे भी नहीं पढ़ते थे, और आपने जिसको अपन कहते हैं घूस में आपने टारगेट सेट किया 15 घंटे पढ़ाई। आपने लिखा तब तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे ना, उसके बाद जब उस पेपर को देखोगे तो तुरंत उसको क्योंकि पोटेंशियल नहीं है आपका। अपने पोटेंशियल को पहचानिए सबसे पहले, व्हाट यू कैन डू। जरूरी नहीं है कि 15 घंटे पढ़ना है, हो सकता है आप 5 घंटे में वो गेन कर लें जो सामने वाला 15 घंटे में भी नहीं कर पाए। तभी तो आजकल एक डायलॉग अक्सर सुनने को मिलता है, बेटा हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, है ना। अब आप हार्ड वर्क तो ऐसे तो लेकर के बैठ जाओ बुक्स, 15 घंटे पढ़ो। अच्छा एक चीज और मजे की बात है, ट्रक वालों को जानते हो,
तो ये नहीं कह रहा कि आपका रिलेटिव होगा, जानते हो, मतलब देखा है ना। व्हाट दे डू, वो 24 घंटे तक गाड़ी चला लेते हैं। 24 घंटे गाड़ी चलाने वाले एक्सपीरियंस होल्डर बंदे से एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? What can be the reason? थकान, नींद और कुछ? स्वार्थ? क्या बोला? स्वार्थ? ओके, बेसिकली वर्कलोड, ओके, और ब्रेक टाइम, हाँ, नॉट ए ब्रेक टाइम, नॉट अ ब्रेक टाइम, ओके। वैसे वो रुक के चाय वाय पी लेता है, ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक मतलब स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस होता है। और परेशान, रोड के धचके, धम धम धम, हाँ, ऐसा कुछ। मोबाइल से बात करूं। Oh my God, नेटवर्क नहीं आ रहा था। अवेयरनेस भी हो सकती है। अवेयरनेस 24 घंटे गाड़ी चलाई हो। कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो अवेयरनेस सर उसके साथ भी तो ये हो सकता है कि ब्रेक उसने टाइम करना। ब्रेक टाइम से मिला, ओके। There is a simple reason of this कि जैसे कोई चीज अनलिमिटेड नहीं होती, वैसे ही आपका माइंड भी अनलिमिटेड नहीं होता। After a particular time, it requires rest. अगर आप इसे पंच करोगे तो ये काम तो करेगा, क्योंकि इस बेचारे के पास में ऑप्शन नहीं है, काम तो करेगा, लेकिन धीरे 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 ये स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। आप खड़े हो लेकिन ये सो रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, आप ग्लास रखना चाह रहे हो टेबल पे, जा रहा है जमीन पे, है ना। फिर आपको बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा, हाथ घुमा रहे होते हैं, चार्जर का अरे बैटरी खत्म होने वाली है, इसकी चार्जर का है। सोते जगह ही सोते बहुत अब एक्चुअली में पूरे दिन में आपने दिमाग को बेचारे को परेशान कर दिया। अभी ये कह रहा है मेरे को सोना है और आप इसको मोबाइल में, और फिर ढूंढ रहे हो चार्जर, हाथ मार रहे हो इधर उधर। और मजे की बात ये देखो, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है आधे नींद में घुटे हुए होते हैं और उसके अंदर चार्जर ढूंढ रहे होते हैं, 2 बार चार्जर को हाथ लगा के निकल गया, उसको पता नहीं पड़ा कि चार्जर है। और भूल चूक से उसके ऊपर कोई रुमाल या चादर आ गया तो फिर तो कहने क्या, पूरी रात ढूंढता रहेगा। तो सीधी सिंपल सी चीज है, अगर कोई 15 घंटे तक काम कर रहा है, इट मींस उसने रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को इस काबिल बनाया है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने केवल इनसे सुन लिया और इसीलिए मैं ये करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो फिर कुछ और ही होगा, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप आपके दिमाग के साथ जबरदस्ती एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने परेशानी क्या हो गई, इनसे मैंने सुना कि 15 घंटे पढ़ते हैं, ओ मैं कोई 15 घंटे पढ़ता हूं, टारगेट में लिख दिया और मेरा लिखा पत्थर की लकीर होती है। आई एम सलमान खान, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। अब वो 15 घंटे मुझे पढ़ना है, मैं जबरदस्ती पढ़ा, या तो मैं जबरदस्ती पढ़ा और या मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा, दोनों परिस्थितियों में मेरा नुकसान होगा। अगर मैं जबरदस्ती पढ़ा तो कल मैं पढ़ने बैठूंगा ही नहीं, और अगर मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा तो शाम को मैं जब अपनी टारगेट लिस्ट देखूंगा तो मेरे को दिखेगा कि मैंने सिर्फ 3 घंटे स्टडी की, दिखे तो 15 घंटे। अब यहां से आपके स्ट्रेस की शुरुआत होगी। अरे यार मेरा साथी तो 15 घंटे पढ़ा, मैं तो 3 घंटे ही पढ़ा, मैं कर ही नहीं पाता, क्यों नहीं कर पाता यार, मैं
कर ही नहीं पा रहा। वो आके क्या किताब पढ़ ली थी, काश। बस इस काश के आगे की दुनिया तो बंदा पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर देता है भाई काश में। काश आज की आधी गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती कोरोना आ जाए तो है? हे भगवान, ओमिक्रॉन तो और खतरनाक खाने भी हो। पांचवी बार वाला ने तो 12वीं पास करा दी थी, माने उनको बेटा। फिर ये काश आता है। और अच्छा ये वही वाली चीज है, हम सोचते हैं करते नहीं है, चाहते सब है। काश, अब इस काश के अंदर हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया, रिजल्ट भी अच्छे ले आए, ए ग्रेड से पास भी हो गए, डॉक्टर भी बन गए। लेकिन अब परेशानी क्या है कि जब जैसे जैसे इस काश का दायरा बढ़ता है, आपकी सोचने की क्षमता उधर ज्यादा लगने लग जाती है, काम में नहीं लगती है ना। टारगेट्स पूरे नहीं होते, फिर आप होंगे फ्रस्ट्रेट, फिर आप जाएंगे स्ट्रेस में, फिर आपका ध्यान और भटकने लगेगा। फिर आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपके आएगा इतना बड़ा अंडा, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपके पिताजी भी कहेंगे, आप पिताजी को काश वाली दुनिया का पता नहीं है, पिताजी सीधे आगे कहेंगे, सड़ो पहली पढ़ तो, आजकल मोबाइल में चेतो नहीं क्यों था, टीवी देखवा में चेतो नहीं रहो, तेरे को कहा था दोस्तों के साथ घूमने मत जा, घूमने फिर रहा था वहां पे, तेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे, ये वो है ना। अब आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन प्लस फ्रस्ट्रेशन प्लस फ्रस्ट्रेशन प्लस फ्रस्ट्रेशन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद भी और ज्यादा प्लस 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 लगता है, तो उसके बाद वो होता है जो हम आजकल रोज खबरों में सुनते हैं, है ना। इस गलती की शुरुआत किसने की? आपने खुद नहीं की, काश को भी शुरू आप ही ने किया था। आपको अपना पोटेंशियल नहीं पता, जेब के 666 नहीं पता, लेकिन अंबानी का घर चाहिए, काश, है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने गोल्स डिफाइन करने से पहले अपने पोटेंशियल को जानिए, पहचानिए कि आप क्या कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है उसको देखने की, क्योंकि हर एक काम का परिणाम सामने वाले के लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। देयर इज नथिंग फिक्स। दो लोग इस लाइब्रेरी में बैठ करके एक साथ तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको भी 55 नंबर मिल जाए, उसको भी 55 मिल जाए, आपको भी 50 मिल जाए, उसको भी 50 मिल जाए। हाँ, सेकंड ग्रेड की तरह कोई एक ही पेपर टिकवा रहा हो तो बात अलग है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग गोल्स डिसाइड करेंगे अपने पोटेंशियल्स के बेसिस पे, ना कि सामने वाले को देख करके। आपके पड़ोस वाला क्या कर रहा है, आपके पड़ोस वाली क्या कर रही है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं एक दूसरे के ऊपर अपना रौब जमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। तुमने 5 घंटे पढ़ाई की, देख कल मैं 10 घंटे करके आता हूं। वो 10 घंटे तक क्यों किताब लेकर बैठा है, इट इज नॉट रीडिंग ए वर्ड, कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन कल मैं तो 10 घंटे पढ़ा था, सच्ची में कल मैं 10 घंटे पढ़ा था, मेरी मम्मी से जाके पूछ लियो, मैं 10 घंटे पढ़ा था। भाई किसके लिए पढ़े, क्यों बर्बाद किया अपना टाइम 10 घंटे का। उसकी जगह में तो तू बैठ के 3 फिल्म देख लेता, 3-3 घंटे की।
आपके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कौन है? हम खुद हैं। आप खुद हैं। किसी और को दिखाने के लिए मत करो, जो करना है खुद के लिए करो। घड़ी बन जाओ, वॉच। आप उसमें भले ही टाइम देखते हो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें टाइम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ऐसा तो नहीं होता कि घड़ी की तरफ आप नजर घुमाओगे तभी वो ऐसे टिक 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 चलना शुरू करेगी, आप नजर हटा लोगे तो बंद हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उसे अपना काम करना है, वो करेगी। जिस दिन उसकी कैपेसिटी खत्म होती है, खट से रुक जाती है। 1000 बार देखते रहो तो भी नहीं हिलेगी। फिर आप कहोगे अरे हाल तरह 10:30 ही क्या मुझे, है ना? आपके चारों तरफ लोगों का एक क्यूबिकल है। इस क्यूबिकल में उलझो मत, अपने पोटेंशियल्स को पहचानो। आपको लगता है कि मैं 1 घंटे सही तरीके से पढ़ पा रहा हूं, उसके बाद मुझे आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, लो। कोई थ्योरी को अच्छे से पढ़ पाता है, कोई प्रैक्टिकल को अच्छे से पढ़ पाता है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको पढ़ो। और कभी भी एक सीधी सिंपल सी चीज है, कोई भी आदमी छलांग मार करके सीधा ऊपर छत पे नहीं जा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा होता है कि यहां से ये सीधा हो जाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है। हमेशा इजी से चल लो। सबसे पहले इजी को पकड़ो, उसके बाद हार्ड पे जाओ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है यार एग्जाम में आ रहा है, मेरा ये टॉपिक कमजोर है, मैं पहले इसको करता हूं। अरे मेरे भाई, तू उस कमजोर टॉपिक को लेकर के बैठा, उसके चक्कर में जो तेरा अच्छा था उसको भी तूने बिगाड़ दिया। बिगड़ेगा ना, क्योंकि आप उसे रिवाइज नहीं कर पाए। उस कमजोर ने आपका इतना टाइम ऑक्यूपाई कर लिया कि आप उसको रिवाइज, जो अच्छा था उसको भी आप रिवाइज नहीं कर पाए। प्रोडक्टिविटी किसकी डिक्रीज हो गई? आपकी, है ना? तो आपका अपना पोटेंशियल है। हर किसी के लिए अलग अलग चीज डिफिकल्ट होती है और अलग अलग चीज इजी होती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस कंटिन्यूस करते चले जा रहे हैं और आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो इससे नुकसान सिर्फ आपका है। अगर आपको ये लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का नुकसान है, आपकी फैमिली में किसी का नुकसान है, आपके पेरेंट्स का नुकसान है, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी निकल चुकी है, पेरेंट्स की निकल गई। आप उनको भोजन करवाओगे तो भी वो करेंगे, और आप नहीं करवाओगे तो भी वो कहीं ना कहीं से तो अरेंज कर ही लेंगे। ऊपर वाला जब भी किसी को नीचे भेजता है तो उसका खाता चलता है। जब तक उसके खाते में बैलेंस है तब तक वो भूखा नहीं रहेगा, है ना? सो आप ये मत सोचिए कि अरे यार मेरे पापा तो मुझे साइंस करा के डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं। आप एक चीज सोचिए कि आप साइंस को नहीं छोड़ पाए और आपने दुनिया छोड़ने का डिसीजन ले लिया, है ना? क्या अजीब हो। बेहतर होता साइंस छोड़ देते। तो छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब पकड़ रहे हो तब थोड़ा सा दिमाग लगा के पकड़ो कि मैं ये क्यों पकड़ रहा हूं, है ना? ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, है ना? देयर इज सम एम, कोई ना कोई कारण होता है हर चीज को करने का। आप सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से बैठ करके यही पूछना कि मैंने जो भी सब्जेक्ट चुना है मैंने क्यों चुना। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ट्रस्ट मी, आपका 50% सिलेबस आपके लिए आसान हो जाएगा। बताओ कैसे? अगर कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या डिसाइड किया? मुझे
डॉक्टर बनना है। अब जब आपने डॉक्टर बनने के लिए डिसाइड किया है, आपने स्टडी करना शुरू किया। स्टडी करते समय आप सबसे पहले ये देखो कि डॉक्टर के काम क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या करता है। लोग आके इंजेक्शन लगाओ, वो माने भी लंगे है ना, उद्देश्य से काम नहीं चलेगा। वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, किन किन इक्विपमेंट्स की उसको जरूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अपने दिमाग से यूट्यूब के जरिए थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लो। उसके बाद आप अपने सिलेबस पे जाओ। यू विल रियलाइज कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही है जो आपकी आंखों के सामने से पहले गुजर चुकी है, क्योंकि आपने इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा, आपने डॉक्टर के बारे में पढ़ा, आपने जब उसके कामों के बारे में पढ़ा तो आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल नॉलेज पहले से मिल गया कि हार्ट भी फेल हो सकता है, वो हार्ट को भी ठीक करता है, ब्लॉकेज को निकालता है। डॉक्टर क्या करता है कि किसी का न्यूरो सर्जन होता है तो वो दिमाग को ठीक करता है ना। ईएनटी वाला होता है तो वो किसी के कान फाड़ता है ना, मतलब ये चिल्ला के नहीं है ऑपरेशन। सो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए अपने पोटेंशियल्स के हिसाब से, और उसके बाद उस गोल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि मैंने ये डिसाइड किया है, लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप लोग करते हैं, एक जब कभी आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो, पहले ये तय करते हो कि मेरे को कहाँ जाना है, फिर आप ये पता करते हो कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां मैं जाऊंगा तो मुझे होटल कौन सा मिलेगा, वहां के लिए मुझे साधन क्या क्या मिलेंगे, कैसे कैसे मुझे वहां तक पहुंचना है, वहां मैं स्टे कहाँ करूंगा, कितने दिन स्टे करूंगा। ये सब प्लान करते हो ना, करते हो या नहीं करते? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें प्लान पहले करें। अब जब हम बात करते हैं 12th के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप्स हैं, तो आर्ट्स वालों के लिए सबसे मजे की बात ये होती है कि ये लोग लगभग अनलिमिटेड स्कोप्स के साथ आते हैं। इनकी इच्छा है कि बैंकिंग में जा सकते हैं, है ना, आप जा करके टीचर्स में जा सकते हैं, आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं, आप चाहें तो जो आपके डिफेंस और दूसरे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका मेडिसिन सेक्टर हो गया, है ना, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, क्योंकि एलडीसी तो वो भी लगेगा, एलडीसी तो वहां भी लगाना पड़ेगा ना। डॉक्टर का काम, डॉक्टर पर्ची भी डॉक्टर ही काट के देगा क्या, है? आपके पास स्कोप्स है, आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, लेकिन आप स्टडी करते चले जाओ। बात करें अगर हम साइंस की, तो साइंस में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मैं पहले से काफी देर से कहता आ रहा हूं कि आप लोग बिना किसी एम को डिसाइड किए साइंस ले लेते हैं। फिर बहुत से लोगों की मैंने हालत देखी है, उसने साइंस उठाया, 12th किया, बीएससी करा, उसके बाद एमए तक आया। फिर तूने बीएससी क्यों किया? क्योंकि आपने अपने आप का गोल कोई भी डिफाइन नहीं किया। अब आपको ये लग रहा है कि यार इधर तो कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, हाथ पैर मार रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? तो दूसरे रास्ते खोलने के लिए आप चले हो, तब तक आपके 6-7 साल बर्बाद हो गए। आपके पास नीट का ऑप्शन होता है, यू ऑल नो अबाउट नीट, पता है क्या होती है? एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा, उससे क्या होता है? एक मिनट आप पूछिए। मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिलता है। मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिलता है, फिर वहाँ क्या करोगे? वहाँ पे हम एमबीबीएस करेंगे। अच्छा, मुन्ना भाई बनोगे? मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना? फिर अपने लिए एक सर्किट लाओगे, ऐसा कुछ है ना? सो यू नो अबाउट मी कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आपको तैयारी करनी है,
Is anyone here who know about PMT? साइंस का ही एक एग्जाम होता है मेडिकल फील्ड का, पैरामेडिकल, PMT। So you know about this? तो एक को पता है, बाकी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, बस हम साइंस लेकर के चले आ रहे हैं। देखिए हमारे पास में साइंस के अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। बायोलॉजी का अपना स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस का अपना स्ट्रीम है ना। इसके अलावा जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट का अपना एक स्ट्रीम है, एस्ट्रोनॉमी का अपना एक स्ट्रीम है ना। जियोग्राफी के साथ इसके आपको स्टडीज करने पड़ेंगे, है ना। एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपको मास्टर्स करना होता है। तो यहाँ आपके पास में स्कोप है, ऐसा नहीं है कि साइंस, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि साइंस में कम स्कोप होता है। स्कोप बहुत सारा है, लेकिन जो स्कोप है उसके अंदर मेहनत मांगता है। आई बात समझ में? उसके लिए 1.5 GB डाटा में काम करना पड़ेगा, 1.5 GB के बाद वाले से कुछ नहीं होगा। होगा क्या? 1.5 GB में काम करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू बी अनलिमिटेड 1.5 GB वाला। यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि देयर इज एन नंबर ऑफ स्कोप, और सब में आपको कड़ी मेहनत चाहिए। लेकिन साइंस के अंदर किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है तो आप अपने आप को फंसा दें। जबरदस्ती फटे में टांग उलझाने का काम नहीं है, आप फ्री हो सकते हैं। अब बात आती है कॉमर्स वालों की। आपके लिए सबसे बेस्ट होता है बैंकिंग सेक्टर। कोई है यहाँ कॉमर्स बैकग्राउंड से? नहीं सर, कॉमर्स कोई भी नहीं है। वैसे मजे की बात यह है कि आजकल कॉमर्स के अंदर टोटल फॉर्म्स ही 27, 28, 29 हजार ही भरे जाते हैं पूरे राजस्थान। लेकिन जब हमारे पिताजी वगैरह पढ़ते थे ना, उस वक्त कॉमर्स का क्रेज बहुत ज्यादा था। किसी के भी पापा से पूछो, पापा आपके क्या सब्जेक्ट था? कॉमर्स। सब एमकॉम। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना ही उनके पास में, ना उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि क्यों, और उस वक्त उनके पास में इस क्वेश्चन को पूछने के लिए उत्तर देने वाला कोई था भी नहीं। आज आपके पास तो गूगल है ना। बहुत से लोग गूगल करते नहीं है, गूगल मार के बताते हैं। तो आपके पास में वो स्कोप है कि आप अपने आप से पूछ सकते हो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। कितने लोग हैं जो यहां से नीट की तैयारी कर रहे हैं? कोई है यहां? से यस अगर कोई है तो। कोई भी नहीं है तो जो साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा, वन बाय वन मुझे बताएं आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं। आपने अभी क्या डिसाइड किया है? इधर से करें शुरुआत। द फर्स्ट वन, अपना नाम बताएं और शुरू करें। राजू जी, क्या करना है आप? अभी कौन सी क्लास में है? अभी आपका 12th रनिंग है। ओके, सो व्हाट इज योर प्लान? आगे क्या करना है? बस कहीं सेट होना है, आर्मी में जाना है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी, मतलब साइंस लिया है आपने? अच्छा, तो उसके लिए आगे क्या प्रिपरेशंस का क्या डिसाइड, कैसे क्या कर रहे हो? क्या वो ऐसे तो ये मैं भी चल लिया। ये लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अगर आपके डिप्लोमा के बारे में बैठे प्लीज, आपको अगर आपकी डिप्लोमा में क्या क्या स्कोप है, आप आगे क्या क्या कर सकते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको गूगल बेहतर तरीके से बता देगी। लेकिन ये आपने ही नहीं डिसाइड किया है कि मेरे को करना क्या है, चल रहा है।
ऐसे नहीं होता। अगर आपने किसी काम को हाथ में लिया है तो उस काम को पूरा करके छोड़ो ना। आपको तो यही नहीं पता कि मैंने काम कौन सा हाथ में लिया है, बस चल रहा है और फिर आप काश की दुनिया में चले जाते हो। ये ऐसा रवैया ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है आप फिर कैसे अपना फिर एक पाथ कैसे बना पाओगे, कैसे रास्ता कैसे बनेगा आपका? इधर मोड़ा है, इधर मुड़ गए, इधर मोड़ा है, इधर मुड़ गए, ऐसे तो सर्कल में घूमते रहोगे ऐसे, है ना? ऐसे नहीं चलेगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे? बायो। हाँ विनोद जी, क्या सब्जेक्ट? मैथ्स। क्या करना है? एनडीए। सो एनडीए की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अच्छा, तो 12th के बाद तैयारी कैसे करेंगे? अच्छा, सो व्हाट डू यू नो अबाउट एनडीए, थोड़ा डिस्क्राइब करें। ये इवेंट्स अकेडमी होती है इंडिया की। हाँ, जिसमें अगर हम इसमें जो टेस्ट होता है उसमें अगर पास हो जाए एग्जाम में तो फिर हमें 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है। इसके एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं? इसमें मैथ्स का पेपर होता है 300 नंबर का, ओके, और जीटीए होता है जो 600 नंबर का होता है, और एक इंटरव्यू होता है क्या? 900 नंबर का। अच्छा, पहले हमें रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वो कर लिया तो फिर हमारा 5 दिन का इंटरव्यू होता है। ओके, 5 दिन तक लगातार इंटरव्यू लेंगे? मैं लगातार मतलब उसमें 2 दिन तक मतलब आपको ट्रक ड्राइवर बनाया जाएगा 24 घंटे? वो तो सर अभी वहाँ जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने उसका फेस नहीं किया सर। एक तरह से छटनी होती है। पहले 2 दिन अगर हम वहाँ पर ठीक है तो फिर हमें अगले 5 दिन की वहाँ का इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर नहीं दिए तो 2 दिन में हमें वहाँ पर मतलब 2 दिन तक अगर आपने 24 घंटे ट्रक चला लिया तो आपको तीसरे दिन भी ट्रक पकड़ाया जाएगा, अदरवाइज आपको भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ। गुड, यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट योर प्रोग्राम। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये प्रिपरेशन एक झटके में हो जाएगी, है ना? सो आप जब अभी आपका 12th चल रहा है, तो क्योंकि जितना मुझे पता है इसके लिए जो बेस बनता है वो 12th तक की मैथ से ही बनता है ना? 11 12th की मैथ से ही बनता है। सो यहाँ आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि आपको सिर्फ 12th पास नहीं करना है, 12th के नॉलेज को अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है कि ये फिसल करके ना चला जाए। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि तभी आपका ये एग्जाम, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 12th करने के बाद में वापस शुरू से प्रिपरेशन करने बैठूंगा और उसके बाद कुछ तैयारी करूंगा, कुछ ये करूंगा, कुछ वो करूंगा, ये प्लानिंग नहीं होता है ना? आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि बारिश आती है उस टाइम पे आप सीमेंट लेकर छत से ऊपर चढ़ते हो कि अब मैं ये पानी यहाँ से गिर रहा है, अच्छा मैं यहाँ पर सीमेंट लगाता हूँ। आप लगाओगे बारिश तो होती जाएगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर पहले से करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। ओके राकेश जी, क्या सब्जेक्ट? बायो। ओके, अब बाकी लोग भी जुड़ते जाना, बायो साइंस वालों के अलावा भी दूसरे लोग भी जब नंबर आते जाए तो जुड़ते जाना। ओके, साइंस बायो। क्या करना है राकेश जी आगे? मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, सो फिर क्या करेंगे 12th के बाद? नर्सिंग करेंगे। ओके, नर्सिंग की ट्रेनिंग करेंगे आप, है ना? और उसके बाद में मतलब कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं नर्सिंग के, जो उसको आप फाइट करेंगे और कल को आप कंपाउंडर बन जाएंगे तो आकर के कहेंगे भरत जी सर बड़ी इंसल्ट कर रहे थे ना, अब इधर आपको इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, इधर आपको पंचर करते हैं, ऐसा कुछ? तो अभी जो आप ये नर्सिंग के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपका भी 12th चल रहा है, सो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? इसके अंदर आप कुछ ऐसा सिलेबस वगैरह कुछ करते हैं क्या? कुछ देखा है नर्सिंग का कैसा सिलेबस होता है?
और उस सिलेबस के अंदर से अभी आप कौन कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं? तो 12th के अंदर भाई नर्सिंग का सिलेबस कोई अलग थोड़ा होता होगा, 12th से कुछ टॉपिक्स तो उसमें शामिल होते होंगे ना, ऐसे बिल्कुल नया होता है क्या? 12th से कोई लेना देना नहीं होता उसका, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 12th तो फाउंडेशन है भाई, उसमें तो 6th की साइंस भी आती है, जितना मुझे पता है नर्सिंग का पेपर मैंने भी देखा है, उसमें तो 6th की साइंस से भी पेपर क्वेश्चन आता है, 7th की साइंस से भी क्वेश्चन आता है ना भाई आपको, और न केवल आपको इंसान के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जो पादप कोशिकाएं वगैरह इन सब के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपने यहाँ पे भी पढ़ा है, वहां पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप जब आपको ये नहीं पता है कि वहां कौन कौन से टॉपिक कोरिलेट करेंगे, फिर इसका मतलब आप 12th करने के बाद बिल्कुल नर्सरी से शुरुआत करोगे वापस नर्स बनने की, ऐसा ही होगा फिर तो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रीम में वहां आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है ना। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपको आपके आगे के रास्ते में किन किन चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में नहीं पता है, तो आप अभी से अपने बैग में कपड़े कैसे रखोगे? सबसे पहले सिलेबस उठाओ, देखो उसे कि मुझे आगे के रास्ते के अंदर कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ेंगी, और उनको मुझे अभी से स्ट्रॉन्ग करना है। आपके पास इतना टाइम थोड़े बचेगा कि आप बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल से शुरुआत करके कि हाँ अब मैंने ये पढ़ा, अब मैंने ये पढ़ा, अब मैंने ये पढ़ा, तब तक तो ये सब नौकरी लग जाएंगे। हाँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू करो, है ना। उसके सिलेबस को देखो, और अभी जो आपके सिलेबस की चीजें हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें वहां कवर हो रही है उनको स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो, है ना। ओके, इधर कोई दूसरी स्ट्रीम वाले कोई छूटे थे क्या बीच में? ओके, साइंस वाले सारे एक साथ बैठे, वाह, पांचों उंगलियां एक साथ, वेरी गुड। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर क्यों लिया? मेरे को बैंकिंग में जाना है, डबल एओ की जॉब करनी है। डबल एओ की जॉब करनी है बैंकिंग में, नाबार्ड। व्हाट इज नाबार्ड? नाबार्ड के बारे में आपको नहीं पता, आज आप पता कीजिएगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, जो कि एग्रीकल्चरल के संबंध में जितनी एक्टिविटीज होती है उनके बारे में फंड प्रोवाइड करवाता है। इसकी अपनी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किए हुए लोग फॉर्म भर सकते हैं, और अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, और आपको प्रिपरेशन कुछ नहीं करना होता है, जैसा जनरल बैंकिंग का पेपर आता है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का, वैसा ही आपको प्रिपेयर करना होता है। गेटिंग? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। आपको क्या करना है? वेटरनरी। अच्छा, यहाँ पे से कितने लोगों का इलाज करेंगे? कोई नहीं है पक्का? नहीं, हमारे स्कूल में तो हमको हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उनको ऐसा है ना ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अच्छा, तो वेटरनरी के लिए आपने क्या डिसाइड किया है? ओके, तो उसके सिलेबस के बारे में क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं। अभी आपका क्या 12th चल रहा है? So after 3 months you are going to be 12th passed, है ना। आपका 12वीं पास हो जाएगा 3 महीने बाद, और आपको अभी आपका आगे का जो प्रोग्राम है, जिसको आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे वेटरनरी में जाना है, उसके बारे में आपको नहीं पता है सिलेबस। फिर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आपने ये क्यों डिसाइड किया कि मुझे वेटरनरी डॉक्टर बनना है? आसन में भैंसिया गाड़ी जो there should be a base of this decision.
सिलेबस देखिए। आपने क्या पूछा सर, वापस पूछा एक बार। वेटरनरी क्यों, अगर ये वेटरनरी में जाना चाहते हैं तो व्हाई। पहला क्वेश्चन मेरा था कि उसका सिलेबस क्या है, आपने थोड़ा, क्योंकि भाई आपने जिस पानी में छलांग लगा ली है, आपको उस तालाब की गहराई कितनी है ये आपको नहीं पता। मजा आएगा क्या, डूबोगे या तैरोगे? ऑब्वियस है। तो अब तो आप उसके मुहाने पे खड़े हो, मतलब आज के 3 या 4 महीने बाद में आपके सामने ये सिचुएशन आएगी कि किसी भी वक्त वेटरनरी का एग्जाम होगा और उस वक्त आपको उसका एग्जाम देना होगा। 3 या 4 महीने के अंदर एक कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपना सिलेबस उठाइए, सबसे पहले उस सिलेबस को पढ़ो। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है सिलेबस देख के इन्होंने कुछ पढ़ो। सो ऐसे फ्लो में नहीं, आप वास्तविकता में उसकी जो गहराई है उसको नापिए। फिर आपके पास में जब आप एग्रीकल्चर से कंप्लीट कर रहे हो तो एग्रीकल्चर में आपके ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो वेटरनरी के एग्जाम में कवर होते हैं। जैसे अगर आपके वेटरनरी के एग्जाम की बात की जाए तो वेटरनरी के एग्जाम में आपको कहा जाता है कि जो आपके पास में जो भी पशु है वो किस प्रकार का आहार लेगा, है ना, उसका फूड किस तरीके का होना चाहिए, किस किस तरीके की जमीन पर वो फूड मिलता है ना, किस एरिया में किस तरीके की घास होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे वेटरनरी में पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपका एग्रीकल्चर में यहाँ कवर हो रहा है, तो पहले से आप इसको मजबूत करो ना। आप बाद में फिर वही बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से अगर आप शुरुआत करोगे 3 महीने में कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे पॉसिबल होगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार मैं तो फंस गया कहीं आकर के। बाहर भी ना करती तो ही ज्यादा ठीक हो, फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे। फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत ऐसे ही होती है क्योंकि आपने समय रहते उस चीज का स्कोप तैयार नहीं किया, उस चीज का फाउंडेशन तैयार नहीं किया, आपकी नींव मजबूत नहीं हुई है, आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने चलेंगे, क्या होगा? सितौलिये की तरह नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट, नाम रोशन और 12th आर्ट्स में की है। आर्ट्स सब्जेक्ट क्या है? कलावर। कलावर नहीं, कलावर इन द सेंस वो आर्ट्स का कला कर दिया आपने, वो तो ठीक है। सब्जेक्ट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर स्ट्रीम। जी सर, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर। अच्छा, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। इतना हिचकिचा क्यों रहे हो मेरे भाई? 395, बीच में एक कॉमा घुस गया है ना जी। तो ये कंफर्म क्यों नहीं है? कंफर्म है लेकिन ओके, सो क्या प्लान क्या है? डीएलएड किया है, रेट की तैयारी करो। डीएलएड आपने किया है, जी। एग्जाम दिया है हाँ। और रीट की अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपका रीट डीएलएड कंप्लीट हो गया है? डीएलएड कंप्लीट हो गया लेकिन सर रीट क्लियर नहीं कर पाता। रीट क्लियर नहीं कर पाए? जी। आपको क्या लगता है आपने एनालिसिस किया क्यों नहीं हो पाया? किया सर। क्यों? कंप्लीट तैयारी नहीं थी। कंप्लीट तैयारी नहीं थी। जी। क्या मिस्टेक की? दूसरे और भी काम थे उसके हिसाब से पूरा टाइम। सबसे पहला मिस्टेक तो यही किया कि आपने प्रिपरेशन से पहले सिलेबस नहीं उठाया। जी सर। किया ना? जी। अंधाधुंध तीर चला रहे हैं हम, हमें नहीं पता हमें ये पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है ना? बहुत से लोगों को मैंने देखा है प्रिपरेशन 3rd ग्रेड का कर रहे हैं, किताब उसको वो 2nd ग्रेड, अच्छा उसको कवर नहीं मिला, केवल ऐसे पेपर मिले खुले, 2nd ग्रेड की किताब के पेपर लेके बैठा। मैंने कहा यार ये तो मैंने लक्ष्य की गाइड 2nd ग्रेड की पढ़ी, ये तेरे पास क्या कर रहा है? इस समय तो तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा भाई 3rd ग्रेड में 2nd ग्रेड का मटेरियल कहां काम आएगा?
सबसे पहले ये डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करो कि कैसे पढ़ना है। हम सीधा डिसाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना है, कि साहब 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है ना। ओके, किसी का कोई क्वेरी है तो बताएं एक बार। हाँ, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि मैं ऐसा प्रिपरेशन कैसे करूं? सभी जनरल क्वेरी है बच्चों का कि यहाँ के बच्चों को 12 वालों इंग्लिश में वही प्रॉब्लम होती है। हाँ, इंग्लिश का समाधान बताओ उसका। सबसे पहली चीज तो हमारे साथ में ये है कि आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपने इंग्लिश को कभी काम में नहीं किया। आप जब आपके स्कूल्स में थे तो आपके टीचर्स उतने इक्विप्ड नहीं थे इंग्लिश के साथ, तो आप थोड़ा यूं पीछे हट गए, है ना। अब अगर आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करना है तो इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वोकेबुलरी पे आपको काम करना पड़ेगा। वोकेबुलरी के ऊपर अगर आपको काम करना है, इट मींस ये नहीं है कि आप सीधा ऐसे डिक्शनरी लेकर के बैठ गए 100 शब्द रोज की याद करो, नहीं। पेपर उठाओ, पेंसिल उठाओ, एक पैराग्राफ से शुरुआत करो, पढ़ना चालू करें। जो शब्द आपको डिफिकल्ट लगा कि यार इसका मीनिंग मुझे नहीं आया, उसके नीचे लाइन कर, उसके बाद उस शब्द का अर्थ देखो और उसके बाद फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ो। आपका धीरे 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 वर्ड नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज का अपना एक फ्लो होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक छोटा सा जो बच्चा जन्मता है वो लैंग्वेज सीखता है, उस वक्त उसको लैंग्वेज के किसी भी शब्द का कोई अर्थ नहीं आता है ना। आप उसे बार बार इशारा करके बताते हो मामा मामा मामा, उसे मामा का मतलब नहीं पता है कि मेरी माँ के भाई को मामा कहते हैं, पता है क्या? नहीं पता। आपने सिर्फ उसे मामा शब्द याद करवा दिया। उसके बाद में वो बच्चे को जब भी पूछते हैं मामा कहाँ है, बोला, है ना। अर्थ के अंदर बाद में उलझना है, शुरू में नहीं उलझना है। और जब वो बच्चा स्कूल में जाने लगता है तब उसे पता पड़ता है कि मेरी माँ के भाई को मामा कहते हैं, है ना। या जब वो 3-4 साल का हो जाता है तब उसे पता पड़ता है कि मम्मा के भाई को मामा कहा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप पहले से उसके अंदर अगर उलझेंगे तो आप फंस जाएंगे। शब्दों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में जोड़िए, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा। बहुत सी एक मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसे उनको कहा जाता है कि इंग्लिश सुधारनी है, सबसे पहले ग्रामर उठा के बैठ जाते हैं, टेंस पढ़ने बैठते हैं। इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, टेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आप इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़िए, डिफिकल्ट से इजी की तरफ मत जाइए। आपको किसी ने टेंस पढ़ाया कि इज, हैव, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, ये विल, शैल सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनको ऐसे काम में लेते, इसको ऐसे काम में लेते, इसको ऐसे काम में लेते। लेकिन भाई साहब सामने वाले ने आपको ये नहीं सिखाया कि माय नेम इज ये, तो आपको इज का कभी आपने यूज ही नहीं देखा, आपने इसको कभी सुना ही नहीं। सीधा आपके सामने हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं कहानी गा दूंगा तो क्या आपको समझ में आएगा? आपके साथ हमेशा ये होता है, आपने ग्रामर पर ज्यादा जोर दिया। पहले भाषा के व्यवहारिक पक्ष को सीखिए, छोटे छोटे वाक्य सीखिए, डेली रूटीन के वाक्य सीखिए। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग के जैसे छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत कीजिए। कोई स्टोरी उठा लीजिए, उस स्टोरी को पढ़िए, उस स्टोरी का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। कोई मतलब नहीं ग्रामर किधर जा रही है, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है या पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है या सेकंड फॉर्म लग रही है, कुछ ध्यान नहीं देना, केवल उसके अर्थ को समझने की कोशिश करो। टिल 3 months डू दिस प्रैक्टिस, ऑटोमेटिक 50% इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि इससे आपका वोकेबुलरी का जो आपका फाउंडेशन है वो तैयार हो जाएगा।
और अगर आप शुरू में ग्रामर सुधारने बैठ गए तो फिर तो राम जाने क्या होगा। फिर तो यहाँ आपकी लाइब्रेरी में हो सकता है रेनिन मार्टिन की बुक अवेलेबल हो, भी उठा लेंगे। देखिए किसी ने रेनिन मार्टिन? नहीं देखी? देखना भी, अभी आपको उसकी नीड नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अगर ग्रामर पढ़ के विशेषज्ञ बनना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको अंग्रेजी में पीएचडी नहीं करना है। अगर किसी को अंग्रेजी में पीएचडी करना है तो फिर तो वो तो 11th 12th से ही इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है ना। आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है, आपको इंग्लिश चाहिए एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज, है ना, कि बोलचाल की भाषा बन पाए, आप उसमें कुछ छोटा मोटा लिख पाए, किसी को अपनी सूचना है, किसी को अपना मैसेज कन्वे करना है तो कर पाए, सामने वाले ने कुछ लिखा है तो आप समझ पाए। ये इसके लिए आपको चाहिए इंग्लिश। इसके लिए आपको बेसिक स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। ग्रामर के ऊपर सीधा जंप मत कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि ग्रामर के ऊपर फोकस बाद में, पहले जनरल पे फोकस करो। क्योंकि आप जब 1 साल के थे तब आपको कोई भी ग्रामर पढ़ाने, व्याकरण पढ़ाई थी क्या किसी ने? संज्ञा सर्वनाम पढ़ाया था, लेकिन फिर आपकी हिंदी कैसे स्ट्रॉन्ग हो गई? आपने बोलचाल की भाषा में उसको इस्तेमाल किया, है ना, आपने उसके व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दिया। समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? आप ग्रामर पर जाते हैं, वहां मत जाइए, पहले आप उसके व्यवहारिक पक्ष को डेवलप कीजिए। अगर आज मैं आपको कहूं कि आप पाठशाला जाइएगा तो आपको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब मैं आपको कहता हूं स्कूल जाना तो आपको कुछ भी अजीब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्कूल शब्द को आपने आपकी डेली रूटीन की भाषा में जोड़ लिया। क्या वो इंग्लिश शब्द नहीं था? था ना? बिल्कुल अनपढ़ डोकरियां भी स्कूल शब्द का प्रयोग करते, जिसको अंगूठा लगाना भी वो हाथ पकड़ के लगवाना पड़ता। स्कूल ही बोलेगी, लेकिन बोलेगी क्यों बोलती है? क्योंकि ये शब्द हमारे डेली रूटीन की लैंग्वेज में शामिल है ना। तो सबसे पहले इसको अपने डेली रूटीन के साथ जोड़िए। आप डेली रूटीन में कितने काम करते हो उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। रोज का एक पैराग्राफ पढ़ने का भी डिसाइड कीजिए और एक पैराग्राफ लिखने का भी डिसाइड कीजिए। शुरुआत के 10 दिन तक ये हालत होगी कि आपसे एक लाइन नहीं लिखी जाएगी। ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा और 3 महीने तक मेरी ये एडवाइस फॉलो कीजिए। आप तीसरे महीने के अंत तक जाते जाते आप खुद कह देंगे हाँ इसने कुछ काम किया है, ये मेरा वादा है आपसे। और किसी की कोई क्वेरी? जो हम पढ़ते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होता है पहले, क्योंकि आप प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ते नहीं है। क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा बायो बायो। 12th क्लास। तो आप कैसे पढ़ते हैं? क्या यूज करते हैं अपने स्टडी के लिए? जो मटेरियल है वो मटेरियल इट मींस बुक्स बुक को यूज करते हैं एंड नोट्स जो हम बनाते हैं। हाँ। तो आपने जब बुक उठाया, नोट्स को पढ़ा, तो आप कोशिश करते हैं कि ये मुझे याद हो जाए, है ना, मैं टेस्ट में जाकर के अच्छे से लिख पाऊं, है ना। लेकिन उस चीज का अप्लायंस कहाँ हो रहा है, वो चीज कहाँ अप्लाई हो रही है, इसका आपको नहीं पता। किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहला उसका एप्लीकेशन समझिए। प्रोडक्टिव तो तब होगा ना जब उसका एप्लीकेशन पता होगा। मुझे ये पता है, लेकिन ये इस प्रैक्टिस को कहाँ यूज करते, ताली बजाने को यूज कहाँ करते, इसका मुझे नहीं पता। क्या ये नॉलेज मेरे लिए प्रैक्टिकल होगा? क्या कुछ भी फ्रूटफुल होगा क्या? क्योंकि मुझे ये तो करना आता है, इसको ताली कहते हैं, ये भी आता है, लेकिन ये नहीं पता कि ताली भजन में बजाई जाती है, ताली आरती करते समय बजाई जाती है, किसी के स्वागत में बजाई जाती है। मुझे इसका एप्लीकेशन नहीं पता, तो ये नॉलेज मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। ऑब्वियस है, दिमाग के अंदर पड़ा रहेगा लेकिन काम कहीं नहीं आएगा। आपकी बायोलॉजी का अगर आप कोई चैप्टर उठा करके पढ़ रहे हैं, आपको शरीर की संरचना बताई गई है, शरीर की संरचना समझ रहे हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड
each and every part is also exist in your body. पेट की संरचना पढ़ रहे हो तो पेट की स्टमक की संरचना को अंदर से अपने अंदर इमेजिन कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि म्यूकस क्या है, वो कहां है, आपके अंदर भी है। इसकी वजह से आपका जो आमाशय है वो कंटिन्यूअसली वापस इंप्रूव हो जाता है। नो अबाउट इट, पता है म्यूकस? यस, आमाशय में होता है जो HCl से बचाता है। HCl से बचाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो आपका नॉलेज है वो आपके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। केवल आप म्यूकस इसको कहते हैं, ये ऐसा होता है, ये इसको रटिए, अपने आप से कोरिलेट कीजिए, ऑटोमेटिक नॉलेज प्रोडक्टिव होगा। अगर आप उसे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं वो प्रोडक्टिव कभी नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसे कोरिलेट कीजिए, जनरल लाइफ से जोड़िए। 3 इडियट्स देखी थी ना? यस सर। उसने क्या कहा था? किताबी ज्ञान हर जगह मिल रहा है ना, नॉलेज के पीछे आप उसको प्रैक्टिकलिटी में इन्वॉल्व तो करो। किसी मशीन का इंट्रोडक्शन आ रहा है तो आप भी मशीन को उसकी तरह, अपन तो स्क्रू ड्राइवर लेकर मशीन नहीं खोल सकते हैं, लेकिन आप उस मशीन को इंटरनेट पे देख तो सकते हो, उसकी कार्यप्रणाली को समझ तो सकते हो, और उसकी कार्यप्रणाली आप जो पेपर में याद कर रहे हो उसी को समझने की कोशिश कर लो थोड़ा सा। तो आपके लिए वो एप्लीकेबिलिटी जब उसकी आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए वो नॉलेज फ्रूटफुल होगा, तब आपके लिए वो नॉलेज प्रोडक्टिव होगा। अदरवाइज वो प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकता। और कोई क्वेरी? सर इतने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है, परंतु किसी न किसी एग्जाम के अंदर रह जाते हैं। कौन से एग्जाम की तैयारी की? राजस्थान के ऑल एग्जाम। राजस्थान के ऑल एग्जाम्स की तैयारी की है आपने? एग्जाम दिए हैं बट किसी आरएस दिया? आरएस दिए न्यू प्री दिया। आरएस प्री का सिलेबस बताइए। सिलेबस पता नहीं था इसलिए न्यू हुआ। बस आपका जवाब आप ही ने दे दिया। तीर चलाने से कुछ नहीं होता। ऐसे एग्जाम देने को ये मत कहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं। एग्जाम देना सिर्फ एग्जाम देना होता है, तैयारी करने का मतलब होता है उसके लिए प्रिपेयर करना। उसकी आपको जो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, अगर आप 3rd ग्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3rd ग्रेड के बारे में पता होना चाहिए कि इसका सैलरी कितना होगा, मैं यहाँ पे लग रहा हूँ तो क्यों जबरदस्ती क्यों मेहनत कर रहा हूँ, ये सारी मुझे क्या मिलेगा, और मैं क्या मिलेगा पता लगाने के बाद अब मुझे इसके लिए करना क्या क्या है। वही वाली चीज है, आप सफर पे चल रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको कितने कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। स्वेटर का बैग भर के ले जाना वैष्णो देवी। आप सबसे पहले जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को समझिए। चाहे आप फिर साइंस स्ट्रीम में हैं, चाहे कॉमर्स में हैं, चाहे आर्ट्स में हैं, आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिलेबस को समझने के लिए आपको 3-4 घंटे चाहिए होते हैं। दूसरी चीज, कॉमन टॉपिक्स को निकालिए। हो सकता है कि आपका एक टॉपिक हिस्ट्री में भी है और वही टॉपिक आपका ज्योग्राफी में भी मैच कर रहा है, दोनों को कंबाइंड स्टडी कीजिए। इससे आपका सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप लंबा सिलेबस को, हिस्ट्री में भी आपने उस टॉपिक को पढ़ा, ज्योग्राफी में भी आपने उस टॉपिक को पढ़ा, लेकिन अलग अलग पढ़ा, इससे आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, नोट्स ज्यादा हेवी हो जाएंगे, और जब ज्यादा हेवी नोट्स को आप देखेंगे तो फिर वही फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और इतना बड़ा। सो वैसे तो आपके सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया कि मुझे सिलेबस ही नहीं पता था, सही है ना? तो आप सबसे पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद आगे का प्रिपरेशन कीजिए। और कोई क्वेरी? विषय है कि मैथ्स में सबसे बिगेस्ट मतलब स्कोप क्या है 12th के बाद? मैथ्स के लिए आपके पास स्कोप्स की कमी नहीं है। सबसे पहले तो समझिए आपकी चॉइस क्या है, वो बेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैथ्स से ही आपका साइंस की जो आगे की स्ट्रीम से, इट मींस कंप्यूटर साइंस का रास्ता जाता है। मैथ्स से ही आपका जो फिजिक्स का रास्ता है वो जा रहा है, स्पेस
जा रहा है ना? तो मैथ्स के जो क्राइटेरियाज हैं वो लिमिटेड नहीं है। अब अगर मैं आपको कह दूं सबसे बेस्ट कंप्यूटर है, लेकिन आपका तो स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, तो क्या आपके लिए कंप्यूटर बेस्ट होगा? क्या नहीं होगा। तो आपको मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनमें से बेस्ट क्या है वो आप ही को चुनना पड़ेगा। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। देखिए, जब आप बात करते हैं साइंस मैथ्स की, तो आपके पास फिजिक्स का एक रास्ता होता है, उसके बाद आपके पास एक कंप्यूटर साइंस का रास्ता होता है, उसके बाद आपके पास में जो आपका स्पेस साइंस है उसका आपके पास एक रास्ता रहता है। इसके बाद आपके पास में डिफेंस में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैथ्स से जुड़ी हैं। इसके अलावा आपके पास में इंजीनियरिंग के बहुत से ऑप्शंस होते हैं, है ना, जिसमें आप चाहें तो बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में आईआईटीज के ऑप्शंस रहते हैं जिनको कि आप मैथ्स के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। आईआईटीज के थ्रू आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि वहां से आपको जो इंजीनियरिंग दी जाती है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना होता है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें सबसे फिर से वही कहूंगा, ऑप्शंस क्या क्या है ये तो आपको गूगल बता देगी। करना क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किसी के ओपिनियन पे मत जाइए। मैंने कह दिया ये कर ले, आंख बंद करके इस पे मत चलिए। क्यों कर लो, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं, है ना? ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप एज ए एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष तक भी जा सकते हैं। कल्पना चावला गई थी, यू कैन आल्सो गो। सो एस्ट्रोनॉमी का ऑप्शन आपके पास मैथ्स से ही आता है ना, क्योंकि खगोल विज्ञान आप उसी के थ्रू पढ़ पाएंगे, है ना। तो सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह इनके बारे में जो आपको तारामंडल, नक्षत्र पिंड वगैरह इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए आपको मैथ्स बैकग्राउंड चाहिए, तो मैथ्स बैकग्राउंड का वहां पर भी आपके लिए यूज है, तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन वो सबसे बेस्ट उस कंडीशन में है जब आपका स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है। अदरवाइज आईआईटी की तरफ जाइए, और भी कुछ नहीं मिल रहा तो मैथ्स के थ्रू आप हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तोड़े जाने पर भी फूल हंसा करते हैं, तपते सहरा में भी झरने मिला करते हैं, तूफाने पर भी दीप जला करते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। Thank you so much, sir. It was a great honor for all of us to have you here. Like, I don't know how to express in this in words. I believe that around 20 students were here.
at least 1 or 2 students will be benefited from your lecture, then my purpose would be served. I know that initially here around 20 students were there. Now at least 3, 6, 10 students are there. Okay. So initially we were talking about the potential part. So they could not afford to have a 2 hours lecture. So how would they sit for 2 hours? So it was test of their potential also, that whether they can sit for 2 hours or not. So can you sit for 2 hours for your studies? No. So those who could not sit, they have left. So you should be focused for your aims, as sir says. तो सतु जी मैं भी आपको फिर कुछ देखना मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है मैं दे दूँगा। अच्छा तो वो या तो नीचे लेकर